अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के भेजा गया था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान की कहोता की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो उस एरिया में बेकर बन के घूमते थे। जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई, और इस पूरे टाइम जो पाकिस्तान में रहे, तो ये 2 बार पकड़े जाने वाले थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस ओलिया की जो बाजार थी, वहाँ जा रहे थे, तो एक आदमी ने इनको रोक के कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा, लाहौर में कव्वाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। तो ये तो इंसिडेंट हुए थे। बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपनी इंटेल प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। विंटर वाले इंसिडेंट को लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल को नुकसान हुआ था, उसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बेखुद पे थी, इंदिरा गांधी की जान जा चुकी थी, और इससे पहले की गवर्नमेंट को समझ पाती, कुछ ही टाइम बाद या 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था कि मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक वैसे ही 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स बिंद्राबल टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान बाबर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट को भी पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन किया था, तो उसको लेकर उसको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी पीएम थे, वो दोबारा से कोई गलती करना नहीं चाहते थे, और उन्होंने कहा कि ये जो मिलिटेंट टेम्पल के अंदर घुस गए, इनको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो इधर ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसी टाइम पे अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे, और वो सारे इंटर जो पंजाब से रिलेटेड थे, वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसी लगी हुई थी उसको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वापस बुला लिया जाता है, और जो पूरा ऑपरेशन था इसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है, और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक हंड्रेड नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो सीआरपीएफ थी, उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या ये किसी को पता नहीं था। तो अब अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, गोल्डन टेम्पल के पास में जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जाए बिना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहाँ का लहजा बहुत अच्छा था। वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से बात करते हैं, और उनको कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बातें करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही है, और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर खड़े हैं, और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है, और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब इनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को, तो वो बहुत खुश होते हैं, किसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं, और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इनको लगता था कि ये जो आदमी है, यानी कि अजीत डोभाल, ये बाहर की इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा है, जिससे इनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन जो है वो अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने सारी पोजीशन और डिटेल अंदर की इकट्ठा कर ली। उसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं, और सेम डे रात में ही एनएसजी कमांडो को बुला लिया जाता है, और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है, और जो सीआरपीएफ पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोभाल एनएसजी की जो टीम थी उसको बता देते हैं कि अंदर मिलिटेंट्स किस लोकेशन पे कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और कर देते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इन सबको काट देते हैं, और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जहांगीर साहब पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, और जैसे वो बाहर निकलता है वहीं पे उसको स्नाइपर गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था, तो अंदर जो मिलिटेंट थे उनको जो मोरल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बड़ा डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने सारे लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान काम नहीं था, और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत ज्यादा तारीफ होती है।